हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास है क्लास 10th के हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और बिना देखे आप बना सकते हैं। ठीक है। और आप भी 2027 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे सभी विषय की तैयारी जो है कराई जाती है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है हिंदी बुक का। हिंदी बुक में दो गो खंड है, एगो गद्य खंड, एगो काव्य खंड। गद्य खंड मतलब कहानी वाला चैप्टर और काव्य खंड मतलब कविता वाला चैप्टर। तो गद्य खंड का जो है ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है जी क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, आप कहिएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी। अब आपसे पूछेगा संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। ठीक है। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नामक जो है गांव में, और ये एक दलित परिवार में थे। दलित परिवार मतलब कह सकते हैं गरीब परिवार, छोटे जाति का परिवार। ठीक है। तो 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में जो है इनका जन्म हुआ। जाति का थे महार यानी डोम थे जाति से। इनके माता जी का नाम था भीमाबाई और पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। याद रखेंगे आप सभी। चलिए जी, इनका विवाह जो है 1906 में रमाबाई के साथ हुआ था और इन्होंने मैट्रिक पास कब किया, तो 1907 में किया। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। इनका जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 में। कहा, मध्य प्रदेश के महू में हुआ, एक दलित परिवार में। और ये जाति से जो है महार यानी डोम थे। माताजी का नाम जो है भीमाबाई, पिताजी का नाम जो है रामजी सकपाल। याद रखेंगे आप सभी। इनकी पत्नी का नाम पूछ देगा तो रमाबाई बताएंगे। ठीक है जी। चलिए अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जो है आपसे पूछेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किन किन लोगों से प्रेरणा लेते थे। प्रेरणा मीन्स उनसे सीखते थे, उनसे मोटिवेट होते थे। तो गौतम बुद्ध थे, कबीरदास थे और ज्योतिबा फुले थी। ठीक है। ये जो है तीन गो जो है इनके प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अब इन्होंने प्रथम भाषण का सम्मेलन जो है 1936 लाहौर में किया था। लाहौर कहां पे है जी, अब पाकिस्तान में है। पहले जब पाकिस्तान और भारत नहीं बटा था तो ये भारत में ही था। ठीक है। तो 1936 में जो है लाहौर सम्मेलन में जो है भाषण देने के लिए जो है इस चैप्टर को लिखा गया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेकिन सम्मेलन जब कैंसिल हो गया तो इसे जो है बुक में लिख दिए कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है। अब देखिए विख्यात भाषण यानी कि सबसे प्रचलित फेमस भाषण इनका कौन सा रहा, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर जो है कहां से लिया गया है, आप कहेंगे द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट चैप्टर से ही लिया, पुस्तक से ही लिया गया है या भाषण से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, कविता है, भाषण है, क्या है। आप कहिएगा कि सर श्रम विभाजन जाति प्रथा एक भाषण है। कहां से लिया गया है, तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण से लिया गया है। इसके अलावा भी हिंदी में जो है इन्होंने कई मतलब कि इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी जो है किताबें लिखी, कई सारी रचनाएं की, लेकिन सबसे फेमस द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट रहा। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है हिंदी में पूछेगा कि हिंदी में ट्रांसलेट कौन किए थे, हिंदी में अनुवाद कौन किए थे, तो आप कहेंगे ललई यादव। ठीक है। ललई सिंह यादव या ललई यादव कहेंगे कि द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो ललई यादव ने किया था। ठीक है जी। चलिए इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी रही, तो हु आर दे, हु आर शूद्रास, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म।
ये जो है इनकी प्रचलित रही। और आपसे क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा, पूछ दिया द अनटचेबल का राइटर कौन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। पूछ दिया द कास्ट इन इंडिया के राइटर कौन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो आपको जो है बताने होंगे, ध्यान रखेंगे आप सभी, ये सब जो है याद रखेंगे। और आखिरी में जो पूछेगा कि इनका निधन कब हो गया, तो 1956 में। कहां पे भाई, दिल्ली में। ठीक है, जन्म कहां, मध्य प्रदेश में, मृत्यु कहां, दिल्ली में 1956 में। और जन्म कब, 1891 में। याद रहेगा आप सभी लोगों को। तो एगो ऑब्जेक्टिव के आंसर बता दो, बताओ इनकी जो है पत्नी का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलिए अब जो है इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बाबू हम थोड़ा सा इस चैप्टर के समरी समझा दें, जिससे आप बिना पढ़े भी समझ सकते हैं। देखिए ये चैप्टर एक भाषण है। इस भाषण में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहना चाहते हैं कि जो जाति के आधार पे काम को समाज में बांट दिया जाता है कि तू साव जाति के है तो तुम्हारा काम है मिठाई बनाना, भूंजा भूंजना, अगर तुम यादव जाति के है तो गाय पोसना, दूध बेचना, यदि तुम जो है छोटे जाति के है तो घर में काम करना, तो उसको जो है खत्म करना। यानी ये जो चैप्टर है कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कि जाति के अनुसार काम को ना बांटा जाए, लोगों को हुनर के अनुसार काम को बांटा जाए। जिसमें जो हुनर है वो व्यक्ति वो काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चैप्टर इसी बेस पे है कि लोग पहले समाज में क्या कि भाई तू फलना जाति के है तो तू वह काम करेगा, अपन जाति अल्लाह। अगर तू लोहार है तो लोहा वाला काम करेगा, अगर तू कुम्हार है तो माटी के बर्तन बनाएगा। तो वो जाति के अनुसार जो काम पहले बांटा जाता था उसको जो है खत्म करना और कौशल यानी हुनर के अनुसार काम को दिया जाए। यही जो है इस भाषण का मुख्य जो है समरी कह सकते हैं, या इस पूरे चैप्टर का जो है अर्थ कह सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक एक लाइन को, आपको जो है समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे शुरुआत हम लोग करते हैं। ये आप सभी को नजर तो आ रहे हैं ना। देखिए यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना मीन्स डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि भाई ये बड़ी दुख की बात है। विडंबना मीन्स दुख की बात है। बुक में देखेंगे तो विडंबना मीन्स उपहास लिखा हुआ है, उपहास मीन्स दुख जताना। तो यह बड़ी विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब जातिवाद को लोग समर्थन करते हैं कि हाँ वो उस जाति के है तो वह काम करेगा, दूसरा काम करेगा तो उसको मार दो। मतलब इसी की चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कि यह बड़ी दुख की बात है कि आज के जमाना में भी, आज के इस युग में भी लोग जो हैं जातिवाद के पोषक मतलब समर्थन करने वाले, जातिवाद को समर्थन करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। आपसे वो सब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस विडंबना की बात जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं, तो कहिएगा कि जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। देखिए समर्थन का यह भी एक आधार माना जाता है कि कार्य कुशलता मीन्स आप जिस काम में जो है सक्षम हो वही काम कीजिए, वो जो है एक श्रम विभाजन का सबसे अच्छा आधार है। मान के चलिए कि हम पढ़ाते अच्छा हैं तो हमको पढ़ाने वाला काम कर दिया जाए। अब मान के चलिए कि हम जो है छोटे जाति से हैं तो हम अपन जाति वाला काम करेंगे? नहीं करेंगे, जो हम में हुनर हो वो काम करेंगे। तो यही जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में यानी आज के समाज में कार्य कुशलता के अनुसार जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मतलब आज के समाज में जो व्यक्ति जिस काम में जो है मतलब एक्सपर्ट होता है उसको वो काम दिया जाता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए जो जातिवाद के पोषक हैं मतलब जो समर्थन करने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं समझिएगा। जब उनसे पूछा गया कि जाति प्रथा सही है या जाति प्रथा सही है, चाहे जाति प्रथा और श्रम विभाजन में जो है
का दिक्कत का है। तो जातिवाद के जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि जातिवाद में भी जो है लोगों को जो है काम जो है बांट दिया जाता था, कार्य कुशलता के अनुरूप भी जो है काम को बांटा जाता है, तो दोनों एक के है, इसीलिए इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भाई वो जातिवाद को समर्थन करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो है कहा जा रहा है कि कार्य कुशलता के अनुरूप श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जो है हम मान के चलिए कि जाति प्रथा को समर्थन करते हैं कि भाई लोहार है तो लोहा वाला काम करेगा, कुम्हार है तो कोई थी माटी के बर्तन बनाए वाला काम करेगा। तो हमसे कोई आ करके पूछेगा कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन में कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन जो होता है उसमें कोई आपको दिक्कत लगता है, तो हम तो कहेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि हम भाई नेगेटिव चीज का समर्थन कर रहे हैं। बात समझ में आया? वैसे ही जो है जातिवाद के जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में कोई अंतर नहीं है, कोई बुराई नहीं है, जबकि बुराई है, आगे बताए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, इस तर्क में संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। देखिए दिक्कत का है, समझिए कि इस तर्क में जो है पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ, यानी जाति प्रथा जो है काम को तो बांटता ही है, साथ साथ श्रमिक यानी मजदूर को भी बांट देता है। बात समझें, ये पहला दिक्कत है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। काम का बंटवारा, श्रम विभाजन मतलब काम का बंटवारा, और श्रमिक विभाजन मतलब मजदूर का बंटवारा। तो काम का बंटवारा जो है सभ्य समाज की आवश्यकता है। अगर आप एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो काम को बांटना पड़ेगा। ठीक है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अव्यवस्थित विभाजन नहीं करनी चाहिए। काम को बांटना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर काम को बांटना चाहिए, और आप एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, ये तो उचित बात नहीं है। मान के चलिए कि हम जो है छोटे जाति से हैं, कोई बड़ा जाति से है, तो छोटा जाति वाला को छोटा काम दे दीजिए और बड़ा जाति वाला को बड़ा काम दे दीजिए, तो काऊ सभ्य समाज आप बना रहे हैं। सभ्य समाज कहने का मतलब जिसमें कोई जाति भेदभाव ना हो, सबको उसके हुनर के अनुसार काम दिया जाए, तब जाकर सभ्य समाज आप बनाएंगे। तो वही यहां पे कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, सुनिएगा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, मतलब मजदूरों को भी बांट दे रहा है। और श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, मतलब काम का बंटवारा सभ्य समाज की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था जो है श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अव्यवस्थित विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। भारत में जो है क्या होता है, तो भारत की अगर जाति प्रथा की अगर बात कर रहे हैं आप, तो काम को तो बांटवे करता है कि भाई तुम लोहार है तो लोहा वाला काम करोगे, तुम जो है सोनार है तो सोना वाला काम करोगे। तो जब ये काम को बांट दिया जाता है जाति के अनुसार, तो ऊंच नीच का भी फर्क हो जाता है कि सोनार है तो भाई ऊंचा है और लोहार है तो भाई नीचा है। तो जाति प्रथा काम के साथ साथ जो है ऊंच नीच का भी जो है भेदभाव कर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, विश्व के कोई भी समाज में जो है काम को बांटा जाता है कि भाई तुम्हारा ये काम है, मेरा ये काम है, लेकिन ऊंच नीच नहीं किया जाता है कि तुम ये काम करते हो तो तुम नीचा आदमी हो, हम ये काम कर रहे हैं तो मैं बड़ा। मतलब जैसे मान के चलो हम टीचर हैं तो हम बड़का आदमी हो गए, कोई मजदूर जो है डेली 500 रुपये कमा रहा है तो वो छोटा आदमी हो गया, नीचा आदमी हो गया। ये सिर्फ भारत में ही है और किसी भी विश्व के जो है किसी भी समाज में नहीं है। बात समझ में आई? यहां पे आगे देखिए, आगे पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है।
अब भाई अगर जाति प्रथा को आप श्रम विभाजन मान लेते हैं, मतलब जाति के अनुसार आप काम को बांट रहे हैं, तो ये रियल में स्वाभाविक विभाजन है ही नहीं। आप जो है मतलब स्वाभाविक विभाजन कहने का मतलब है कि आप किसी के साथ जो है न्याय नहीं कर रहे हैं, आप ये गलत काम कर रहे हैं कि जाति के अनुसार उसको काम को बांट दे रहे हैं। यार हुनर देखिए कि उसमें क्या क्वालिटी है, क्या हुनर है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम दीजिए। अब मान के चलिए कि हम जो है एक छोटे जाति से हैं, मान लीजिए जैसे एक अकॉर्डिंग ये चैप्टर के अनुसार ही कि भीमराव अंबेडकर साहब जो है डोम जाति के हैं, ठीक है, तो डोम जाति के काम का है कि खाली नाली उली साफ करना, उनका तो ये संविधान कैसे लिख देते हैं, नहीं लिखते। तो वही कह रहे हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन है ही नहीं। जाति प्रथा के अकॉर्डिंग जो है आप जो है काम को बांट रहे हैं, ये तो गलत बात है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पे आधारित ही नहीं है। रुचि मीन्स इंटरेस्ट, मनुष्य को जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग काम दीजिए, ये नहीं कि जाति के अकॉर्डिंग काम दीजिए आप। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें। मतलब आप किसी को काम दे रहे हैं तो काम देने से पहले उसका हुनर देख लीजिए और उसके हुनर को और जो है डेवलप कीजिए, मीन्स उसके हुनर को और बढ़ाइए। बात समझ रहे हैं? तब जाकर आप एक न्याय करेंगे किसी व्यक्ति के साथ श्रम विभाजन कर करके। मतलब कहा जा रहा है कि कुशल व्यक्ति मतलब कोई हुनरबाज व्यक्ति, मतलब जैसे हम मान के चलिए पढ़ा रहे हैं तो हमको पढ़ाने वाला हुनर है, तो कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता सीमा तक विकसित करें। मतलब लोगों में जो है वो क्षमता डेवलप करें कि वो जो है उस काम में एक्सपर्ट हो, जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव जो है स्वयं कर सके, जिससे वह अपने काम का चुनाव कर सके, अपने पेशा का चुनाव कर सके कि वो क्या कर सकता है उसमें जब कार्य डेवलप करेंगे। इसी के लिए तो बिहार सरकार अन्य तरह की योजनाएं चलाती हैं कि बच्चों को कंप्यूटर सिखा दो, बच्चों को जो है ये काम सिखा दो कि वो अपने काम को जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, वो अच्छा तरीके से अपने काम को बढ़ा सके। ठीक है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के परीक्षण, प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा के अनुसार आप किसी काम को बांट रहे हैं तो मनुष्य की क्षमता के अनुसार नहीं बांट रहे हैं, मनुष्य के कौशल के अनुसार नहीं बांट रहे हैं, आप उसके माता पिता के कार्यों के अनुसार उसको बांट दे रहे हैं। माता पिता जो काम कर रहे हैं वही वो काम करेगा, वो वही जाति का काम करेगा। मतलब बच्चा को पैदा होने से पहले गर्भ में ही यानी मां के पेट में ही जो है उसका काम निर्धारित कर दिया जाता है कि तुम्हारे माता पिता इस जाति के हैं, ये काम करते हैं, तुम भी यही काम करोगे। ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। लोगों को उसके हुनर के अकॉर्डिंग काम दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आगे कहा जा रहा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में जो है बांध देती है। जाति प्रथा जो है मनुष्य का काम ही नहीं बांटती है। पूर्व निर्धारण मतलब समझते हैं, पहले से ही जो है उसके काम को बांटना। तो यहां पे यही कहा जा रहा है कि जाति प्रथा पेशे यानी काम को जो है दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण यानी कि पहले से ही नहीं बांटती है बल्कि जीवन भर के लिए उसको एक काम में जो है बांध देती है। देखिएगा आपके गांव में कोई लोहार होगा, कोई सोनार होगा, कोई जो है कुम्हार होगा, तो बचपने से जो है वही काम कर रहा है, बूढ़ा गया है वो फिर भी वही काम कर रहा है, क्योंकि उसका जाति के अकॉर्डिंग उसको माता पिता ने काम दे दिया और बचपन से वह कर रहा है, तो जीवन भर के लिए उसको उस काम में बांध दिया गया। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, अगर उसको जो है जो जाति का है बचपन से ही अगर सिखाया जाए, जैसे मान के चलो कोई कुम्हार जाति का है, बचपन से ही उसको सिखाया जा रहा है कि तुमको मिट्टी के बर्तन ही बनाना है,
आप बचपन से वो सीखा सिर्फ मिट्टी का बर्तन ही बनाना, और आगे चल के मिट्टी का बर्तन का जमाना खत्म हो गया। जैसे आप भी देखते हैं दिवाली में चाइनीज लाइट आता है, तो वो तो आने वाला समय में भूखे मर जाएगा, काहे कि वो काम जो सीखा था उस काम का जो है प्रयोग नहीं आ रहा है, तो भूखे मर जाएगा, है कि नहीं। तो जीवन भर के लिए वो काम में बांध दिया जाता है, और उसके बाद उसका काम में मन लगे या ना लगे, चाहे वो भूखे मर जाए, वही काम करेगा। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि अब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। आधुनिक समय में जैसे मान के चलिए कि भारत में कोरोना काल आया, सभी दुकानदारी जो है जो बंद था, ठीक है, दुकान बंद था जी। तो कोई मान के चलिए लोहार था, लोहा पीट पीट करके काम चलाता होगा, चाहे कोई जो है सोनार था, सोना का गहना उना बना करके जो है काम, तो वो तो मतलब भूखले मर जाएगा, काहे कि उसका पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है काम करने का, क्योंकि उसका जाति कहता है कि तुम लोहा वाला ही काम करोगे और तुम जो है क्या करोगे, तो तुम जो है सोनार वाला काम करोगे, तो वो तो भूखे ही मर जाएगा ना। अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार जब उसको काम पेशा बदलने की अनुमति ही नहीं मिलेगी, काम बदलने का जब अनुमति ही नहीं दिया जाता है कि रे भाई तू लोहार है, तू और काम नहीं कर सकता है, तू ये काम कर सकता है, जब उसको अनुमति ही समाज नहीं देगा, तो उसके पास लास्ट चारा क्या है कि वो जो है भाई भूखे मर जाएगा, चारा ही नहीं है उसके पास। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म की जो है जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को जो है ऐसा मतलब चुनने का अवसर ही नहीं देती है कि तुम किसी और जाति के हो और तुम कोई और काम कर लो, ऐसा पेशा मतलब चुनने का अवसर ही नहीं देती है। जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का जो है एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण आपसे पूछेगा तो कहिएगा कि भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा। क्यों बड़ा कारण है जी? तो इसलिए कारण है क्योंकि हिंदू धर्म में जो है दादा परदादा माई बाबू जो हमारा काम किया है वही काम हम भी करेंगे, आपको दूसरा काम करने की अनुमति नहीं है। जब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे, है कि नहीं? तो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही उसमें वो पारंगत हो, ठीक है, पारंगत मतलब कि उसमें एक्सपर्ट हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जाति प्रथा है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि मान के चलिए कि कोई लोहार का लड़का है, हम बार बार लोहार सोनार ये सब ले रहे हैं, मतलब मुंह पे आसानी से आ जा रहा है जिससे हम जल्दी से समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो कोई लोहार का बच्चा हो, उसके पिताजी कहेंगे कि बेटा तुमको जो है ये वाला काम करना है। अब बेटा के उसमें मन लगेगा हिले नहीं, बेटा को उसको काम करने में मन नहीं लग रहा है। अब बाबू कह रहा है कि नहीं ये काम करे, तब बेटा ना ही उस बिजनेस को अच्छा से कर पाएगा, ना ही उस चीज को बढ़िया से सीख पाएगा, तो आगे चल के वो जो है बेरोजगारे बनेगा कि नहीं बनेगा। बाप जो है कुछ सीखेला पैसा दे नहीं रहा है, कह रहा है कि हमरे वाला काम करो, तो वो कैसे सीखेगा जी? बेरोजगारे रहेगा, है कि नहीं। आगे जो है देखिए इसमें कहा गया है, देखिए क्या कहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन के कारण जाति प्रथा जो है बहुत सारे दोषों से जो है युक्त है, समझ गए। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। जाति प्रथा का जो काम का बंटवारा होता है वो मनुष्य की इच्छा, स्वेच्छा मतलब इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि या इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। मनुष्य को किस चीज में काम करने में मन लगता है, मनुष्य को क्या करने में जो है वो एक्सपर्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। जाति के अनुसार आपको काम करना है,
इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वस्तता पूर्व करते हैं। मतलब इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि उद्योगों में, मतलब बिजनेस में, गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आजकल के युग में गरीबी और उत्पीड़न, गरीबी मीन्स गरीब जिसके पास पैसा कम है, धन दौलत कम है, और उत्पीड़न मतलब किसी को सताना। तो गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? जाति प्रथा। क्यों जाति प्रथा? अरे भाई, अरुचि वाला, मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट ना हो वो काम करना, मतलब विवशतावश में समझते हैं क्या होता है? मजबूरी में कोई काम करना जो है गरीबी और उत्पीड़न से भी जो है बड़ी समस्या है। मजबूरी में काम करना, मान के चले कि गरीब है वो, तो ज्यादा से ज्यादा सोचता होगा कि पैसा कैसे कमाना है। कोई उत्पीड़ित है, उत्पीड़ित मीन्स किसी पे कोई अत्याचार कर रहा है, तो वो सोचता होगा कि इससे कैसे हम बचेंगे। लेकिन अरुचिपूर्ण काम करना सबसे बड़ी समस्या इसलिए है, मान के चलिए कि हमको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है और हम पढ़ा रहे हैं, तो इससे जानते हैं कितना ज्यादा इफेक्ट होगा। पहला बात तो हमारा मन नहीं लगेगा पढ़ाने में। जब हमारा मन नहीं लगेगा पढ़ाने में, हम अच्छा से तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, तो तुम्हारा जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं। मतलब एक साथ ना जाने कितना जीवन बर्बाद हम कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या है कि अरुचिपूर्ण काम को करना मजबूरी में, विवशतावश मीन्स मजबूरी में। ऐसी स्थिति में स्वाभाविकता मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। और जब किसी व्यक्ति को बिना इंटरेस्ट वाला काम दिया जाता है तो वो टाल मटोल करके उस काम को करता है, कम काम करता है। अगर दिन भर में रुचि वाला काम उसको दुगुना करना हो तो वो बिना रुचि वाला काम आधा करेगा, है कि नहीं? ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग लगता हो, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? और जहां पे आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, आपका दिल और दिमाग लग नहीं रहा है, तो आप कैसे उसमें ही हुनरबाज हो सकते हैं, एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। और इस सब बात से यह प्रूफ होता है कि जाति के अनुसार जो काम बांटा जाता है वो सबसे जो है खतरनाक है। क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा सबसे हानिकारक है। जाति प्रथा के अनुसार आप काम को बांट दिए, और इतना हम लोगों ने देखा कि जब उसको एक अरुचि वाला काम दे दिया जाए, उसको काम करने में मजा नहीं आएगा, तो मतलब टाल मटोल के काम करेगा, आधा काम करेगा, काम की स्पीड उसकी कम होगी, बेकार काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है सबसे बड़ा हानिकारक प्रथा है जाति प्रथा, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा शक्ति और आत्मा शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में झकर कर निष्क्रिय बना देती है। और जब श्रम जाति प्रथा के अनुसार किसी का काम बांट दिया जाता है तो वो किसी मनुष्य को जानते हैं क्या करता है? आत्मशक्ति को दबा देता है। आत्मशक्ति मतलब उसके अंदर जो हुनर होता है उसको दबा दिया जाता है। एक बच्चा का जो है हम जो है देख रहे थे, हमारे गांव में है, तो वो इतना खतरनाक जो है मतलब डांस करता है, इतना खतरनाक डांस कि मतलब देख के आदमी पगला जाएगा। लेकिन वो जात के जो है क्या बोल सकते हैं, मतलब बहुत छोटा जात के है। तो गांव के आदमी जानते हैं क्या कहता है कि रे तोनी के काम हुई है नल्ली उल्ली साफ करेला, ये सब डांस उन्स नहीं करी है सर, तोनी पे शोभा नहीं देता है। बताइए कितना ही खराब बात है। तो जाति प्रथा के अनुसार जो है जब किसी को आप काम को बांट दे रहे हैं तो उसके आत्मशक्ति को आप दबा दे रहे हैं। मतलब उसके जो है अंदर का हुनर आप छीन ले रहे हैं। भाई बात समझ में आ रही है? आगे जो है भीमराव अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि अब मैं समस्या से रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है?
आप कहेंगे कि जैसे भीमराव अंबेडकर साहब से आप प्रश्न पूछेंगे कि भीमराव अंबेडकर साहब, आपने जाति प्रथा की इतनी शिकायत कर दी कि जाति प्रथा के अनुसार काम बांटना मतलब सबसे गलत काम है, तो आखिर जो है आप क्या सही क्या बता रहे हैं? तो देखिए, बता रहे हैं कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जाति के विरुद्ध है कि समाज में जाति नहीं होना चाहिए, तो आखिर आप पूछेंगे प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज क्या होना चाहिए। तो सुनिए, मेरा उत्तर होगा, यानी उनका उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व हो, आधारित हो। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व में मतलब भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए। आप अगर भीमराव अंबेडकर साहब से पूछेंगे कि आप कैसा समाज चाहते हैं, आप तो कह दिए कि जाति प्रथा बेकार चीज है, तो आप कैसा समाज चाहते हैं? तब भीमराव अंबेडकर साहब चाहते हैं कि समाज ऐसा हो जिसमें स्वतंत्रता हो, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हो, समता हो, समता मतलब सबको समान अधिकार प्राप्त हो, तीसरा भ्रातृत्व हो, मतलब सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें। बात समझ में आई? ऐसे ही समाज चाहते हैं जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित तो हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। और वो चाहते हैं कि ऐसा समाज बने जिसमें स्वतंत्रता, समता और भाईचारे हो, जिससे एक चीज जो है दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके और समाज का लगातार विकास हो सके, और समाज जो है आगे बढ़े, वैसे ही देश आगे बढ़े। ठीक है, गतिशीलता आए भाई। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध हैं। आजकल सामाजिक जीवन में जो है आगे बढ़ने के लिए अनेक साधन हैं, अनेक अवसर लोगों को मिलते हैं। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप होना चाहिए। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि जैसे दूध में पानी मिला देने के बाद पानी का पता चलता है जी कि पानी मिलाया गया है, नहीं पता चलता है, वैसे ही समाज में जो है लोग भाईचारे के साथ ऐसे रहें कि पता ही नहीं चले कि कौन किस जाति का है। ठीक है, तो दूध और पानी के मिश्रण के तरह जो है भाईचारे के साथ समाज होना चाहिए, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और दूध पानी के मिश्रण के तरह जिस दिन समाज बन जाएगा तो उसी का दूसरा नाम क्या रखें उन्होंने? लोकतंत्र रखें। लोकतंत्र मतलब लोगों का नियम, लोगों का देश। ठीक है, जहां पे हर एक लोग स्वतंत्र हो, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये मत समझिए कि लोकतंत्र में सिर्फ शासन है, मतलब सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है। तो लोकतंत्र शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक जो है रीति है, समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। मतलब कह रहे हैं कि लोकतंत्र सिर्फ शासन पद्धति नहीं है, लोकतंत्र जो है भाई सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है, रिवाज है, समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का जो है एक तरीका है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि अपने साथियों के प्रति, यानी अपने आसपास लोगों के प्रति जो है एक दूसरे में श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि जाति में बंट जाओ, तुम नीचे कास्ट के हो, मैं ऊपर कास्ट का हूं, और लोग जो हैं अपने में बंट जाएं। वो चाहते हैं कि लोग एक दूसरे में अपने साथियों के साथ श्रद्धा भाव के साथ रहे, सम्मान के साथ रहें। ऐसी समाज चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। इस चैप्टर को आप यकीनन पूरे समझ गए होंगे, लेखक परिचय भी समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर के अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको बनाने हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं? 8 क्वेश्चन है, और हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप कैसा है? इसका उत्तर दे देंगे आप कि लेखक जो है जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद। विडंबना का स्वरूप क्या है? तब विडंबना का स्वरूप है कि जाति
जातिवाद जो है आज पूरे देश में जो है फैल गया है और इसके समर्थन करने वाले लोगों की आज भी जो है कोई कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के दूसरा क्वेश्चन है, तो कहेंगे आप क्या कि जातिवाद के पोषक जो है इसके पक्ष में यह उत्तर देते हैं कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दोनों के तहत जो है काम को बांटा जाता है, बल्कि बहुत ज्यादा बुराई है, लेकिन वो सब पोषक है, मतलब समर्थन करने वाला है, तो क्या वो कहेगा कि कोई बुराई नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? यानी जातिवाद पे जो है लेखक ने कौन कौन सी जो है आपत्तियां जताई है? तो लेखक ने क्या क्या आपत्तियां जताई है कि जातिवाद के तौर पे जो है जो काम दिया जाता है वो काम अरुचि पूर्ण होता है। अरुचिपूर्ण मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी वो काम दे दिया जाता है लोगों को, जिससे क्या होता है उसको काम करने में मन नहीं लगता है, काम जो है कम होता है और वो जो है बेरोजगारी का एक कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है आप बता सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? बताइए जी, जाति प्रथा जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं किया जा सकता है? तो जाति प्रथा भाई स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के कौशल के अनुसार नहीं है, लोगों के हुनर के अनुसार नहीं है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन 8 गो क्वेश्चन है, 4 गो तो हम बताइए दिए, बाकी जो है आप बनाइएगा जरूर और हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये चैप्टर कैसा लगा। आज यहीं तक रहेगा हम लोगों का सफर, मिलेंगे फिर कल के क्लास में। आज के लिए यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है बच्चा जी, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी आप बनाइए, सब्जेक्टिव भी बनाइए कि आपसे कितना बनता है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो है कितना सीखें ये कैसे पता चलेगा? जब आप टेस्ट देंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो आप हमारे SGS क्लासेस ऐप को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप जो है ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का, लव यू ऑल।